लोकतंत्र के तीन स्तंभों में से स्वायत्त, तटस्थ, निष्पक्ष न्यायपालिका का स्तंभ माना जाता है। लेकिन दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जो यह सवाल खड़ा करती है कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ भीतर से कैसा है। खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनके घर में आग लग गई और जब आग बुझाने वाले लोग पहुंचे तो पता चला कि एक कमरे से भारी मात्रा में नोटें बरामद हुई हैं, पैसा। इसका मतलब यह है कि जज साहब अपने घर में कैश में पैसा रखे हुए थे। जांच अगर होगी तब पता चलेगा कि वो पैसा किसका था, कब से रखा था, देने कौन आया था, जज साहब के पास था, उन्हीं का था या किसी और का उधार लेकर वो अपने घर पर रखे थे ताकि सुरक्षित रहे, या खुद जज साहब ने लिया था। अगर ईडी को, सीबीआई को या पुलिस को, गृह मंत्रालय को इन सब में अगर थोड़ी रुचि होती तो इसकी जांच होती, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई जांच नहीं होगी। ईडी अभी पूछताछ कर रही है पटना में लालू प्रसाद यादव से, एक बुजुर्ग से, या ईडी अभी छापा मार रही है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से। उनके यहां टेलीविजन पर वो तस्वीरें दिखाई गई कि नोट गिनने वाली मशीन ले जाई जा रही है। जज साहब के घर कौन सी मशीन गई पता नहीं। कहानी इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के अब मीडिया के कई संस्थानों ने छाप दी है। हुआ ये कि जज साहब घर पर नहीं थे, अचानक आग लग गई, किसी ने फोन करके फायर ब्रिगेड के लोगों को बुलाया। जब वो आग बुझाने के लिए कमरे में गए तो उन्होंने एक कमरा ऐसा पाया जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा, अब ये पता नहीं, पुलिस भी नहीं बता पा रही है कि कितनी मात्रा में, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नोटें बरामद हुई हैं। उन लोगों ने अपने ऊपर के अधिकारियों को इस बात की खबर दी कि भाई यहां तो बहुत ज्यादा नोटें। मामला जज साहब का जुड़ा हुआ था, पुलिस भी साथ में थी। फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस ने जब आला अधिकारियों को बताया, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को बताया, उन्हें भी समझ में नहीं आया, उन्होंने मंत्रालय में बोला, मंत्रालय ने चीफ जस्टिस को बोला, मुख्य न्यायाधीश को बोला, और तब जाकर के ये हुआ कि ये मामला तो ठीक नहीं है। अचानक आनन फानन में कॉलेजियम बैठा। कॉलेजियम समझते हैं ना, वही कॉलेजियम जिसमें जज लोग बैठ करके फैसला लेते हैं कि कौन जज बनेगा और कौन नहीं बनेगा। कॉलेजियम से आज तक कुछ ही परिवार के लोग जज बन पाए। इस बात को लेकर बार बार चर्चा होती रहती है और न्यायपालिका एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है जिसमें सवाल उठाया जाता है कि आरक्षण न होने के चलते शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के जज बहुत कम मात्रा में कभी कभी पहुंच पाते हैं। इसलिए जजों को लेकर के अलग से विस्तार से इस देश को सोचना होगा। केस कितने पेंडिंग हैं, छुट्टी पर वो कब जाते हैं, न्याय की क्या प्रक्रिया है, न्याय किसको मिलता है, किसको मिलता हुआ दिखाई देता है, इस पर तो खुली बहस हो भी नहीं पाती। लेकिन जज साहब के कमरे में जो इतना भारी मात्रा में पैसा मिला है वो सवाल पैदा करता है। जब कॉलेजियम बैठा तो उन्होंने कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उनको वापस उनके कैडर में भेज दिया जाए, यानी जिस हाई कोर्ट से आए थे उन्हें उसी हाई कोर्ट में वापस भेज दिया गया। लेकिन आज मीडिया की खबरें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब पता चला कि जब मीडिया के लोग, इंडियन एक्सप्रेस के लोग उनसे पूछताछ करते हैं, फोन मैसेज करते हैं, उनका कोई जवाब नहीं आता। पता चलता है कि वो छुट्टी पर चले गए, लेकिन अभी तक न वो सस्पेंड हुए हैं न कुछ हुआ है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा 8 अगस्त 1992 को एक वकील के रूप में नामांकन कराते हैं। 13 अक्टूबर 2014 को उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 1 फरवरी 2016 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। वकील से जज बने जज साहब पैसा इतना रखे थे पता ही नहीं चल पाया। जज साहब छुट्टी पर चले गए। जज साहब का पास पैसा किसका है पता ही नहीं।
जज साहब इस बात का जवाब दे पाएंगे क्या? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज द्वारा उनकी अदालत में इस मामले का उल्लेख किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो इससे हिल गए हैं। उन्हें भी इस बात की सूचना है और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। फिर एक सवाल मन में आता है कि कैसी घटनाएं? घटना हुई कौन सी थी? बात है क्या? इसकी जांच होगी या नहीं? यानी जज साहब के घर में इतना पैसा कहां से आया, किसका पैसा है, इस बात की जांच कब होगी? कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश से मामला आया था, लेकिन उत्तराखंड में चोरी हुई थी। किसी अधिकारी का नाम जुड़ा, बाद में पता चला उस अधिकारी ने कहा कि अगर मेरा नाम लोगे तो मैं सब पर मुकदमा कर दूंगा कि 50 करोड़ की चोरी हुई है। चोरी हो गई, चोरी कौन किया, पैसा किसका था, घर किसका था, कुछ पता नहीं। और अब वो अधिकारी अभी भी अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन गरीब कमजोर गांव में अगर आप ईएमआई न भर पाइए, आपका ट्रैक्टर उठा ले जाएंगे बैंक वाले। अगर आप 2 महीने ईएमआई मत भरिए, आपके ऊपर इतना जुर्माना लगा दिया जाएगा। अगर आप किसी से उधार ले लीजिए और अगर आपके घर पर चोरी हो जाए तो भी आपका पता नहीं चलेगा। यहां तो जज साहब के घर में इतना पैसा, उनको भी लगा होगा कि एक सुरक्षित जगह है ये। लेकिन लोगों को क्या लगेगा? लोगों के जहन में एक सवाल है। वो सवाल इस बात का है कि अगर न्यायपालिका में न्यायाधीश उस भूमिका में होते हैं जिन पर सबको यकीन होता है, धन से, संपत्ति से, ताकत से और किसी भी इस तरह की चीज से बिना प्रभावित हुए निष्पक्ष, तटस्थ और न्याय के लिए वो अपना फैसला सुनाते हैं। जब तक आम जनता का लोकतंत्र में न्यायपालिका के ऊपर ऐसा भरोसा नहीं होगा तो फिर न्याय होगा कहां? कुछ दिनों पहले भारतीय न्यायपालिका में आंख पर पट्टी बांध करके तराजू लेकर के न्याय करने वाली देवी के चेहरे से आंख की पट्टी खोल दी गई। तर्क ये दिया गया कि अब न्याय होगा, त्वरित होगा, निष्पक्ष और तटस्थ होगा। नोटों के बंडलों का ढेर जज साहब के घर से मिला, इसके बाद लोगों के जहन में क्या भरोसा होगा? न्यायपालिका से जुड़ा हुआ एक वाक्य कहा जाता है कि न्याय हो, उससे ज्यादा जरूरी यह भी है कि न्याय होता हुआ प्रतीत भी हो। यानी सवाल इकबाल का है, यानी सवाल भरोसे का है। न्यायपालिका के सबसे बड़े संस्थान के ऊपर अगर इस तरह की खबरें मीडिया में आएंगी तो वो यकीन और भरोसा कितना बचा रहेगा? ये इस देश के लोग अपने मिलॉट से पूछ रहे हैं। अगर मिलॉट के ऊपर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग जाए तो बंद कमरे में मिलॉट उसकी सुनवाई करके बरी भी हो जाएंगे। मिलॉट कोई फैसला सुनाए, उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करके कोई मंत्री विधायक बन जाए और कोई राज्यसभा चला जाए, मिलॉट के लिए सब कुछ जायज है। मिलॉट के कमरे में नोटों के ढेर मिल जाएं और पता ही न चले और जांच होगी या नहीं होगी इसका भी कोई यकीन न बचे, तो मिलॉट को इस सब का अधिकार है। आप गरीब कमजोर जनता हैं, आप गुस्ताखी मत करिएगा। नोटबंदी के बाद तर्क दिया गया था कि नोट को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, भ्रष्टाचार रुकेगा, काला धन रुकेगा। एक जज साहब के एक कमरे ने नोटबंदी की नाकामयाबियों के ऊपर एक और कील ठोक करके बताया कि नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। नोटबंदी ने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया और देखिए बंडल के बंडल मिल गए, पता ही नहीं कहां से कौन किधर जा रहा है। और आखिरी बात, कभी इस देश में विचार करिएगा, खुलेआम नेताओं के भ्रष्टाचार पर तो बात होती है कि अगर आप विपक्षी दल के नेता हैं, अगर आप लालू हैं, अगर आप कोई विपक्षी दल के नेता हैं तो आपसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा कि आपकी संपत्ति कितना बढ़ गई और आपके पास पैसा कहां से आया। लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी से आते हैं और जुडिशरी से आते हैं
तो आप रिटायर होने के बाद पहाड़ों में कई बीघे का फार्म हाउस बनवा लीजिए, महंगे घरों में रहिए, करोड़ों रुपए निवेश करिए, लेकिन कोई पूछेगा नहीं कि एक जज या एक पुलिस अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी के पास रिटायरमेंट तक कितना पैसा आ गया और कितनी सैलरी मिलती थी। खुलेआम इस देश में जहां जहां पॉश इलाकों में फार्म हाउस बने हुए हैं, एक बार जाके पड़ताल करिएगा कि वो फार्म हाउस किन के हैं और उनके पास आय का स्रोत कितना है और आय कितनी थी और संपत्ति कितनी है। इस देश में कमजोर का अलग एक हिसाब किताब है और ताकतवर का अलग। सोचना यह है कि इस पूरे मामले से आम जनता क्या समझेगी। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन की बटन दबा करके हमें हिम्मत और हौसला दीजिए। अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही किसी जरूरी मसले के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।